Student, in previous lecture we have talked about the difference between sexual and asexual reproduction. वहाँ पे हम लोगों ने सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया था, उनके डिफरेंसेस जाने थे, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्चुअल 12th क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसका पोर्शन नहीं है, क्योंकि वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी चीज़ें आती हैं वो सब हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। 10th क्लास में बेसिकली हमने रिप्रोडक्शन के पार्ट में सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ा था ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन मैं फिर भी ये मान के चल रहा हूँ कि हमको थोड़ी थोड़ी चीज़ें को देखते चलना चाहिए रिमाइंड करने के लिए। तो 1-2 लेक्चर इसमें लगेंगे और उसको रिमाइंड करते हुए हम लोग आगे चले जाएंगे, फिर वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? It is a type of reproduction in which all the reproductive steps are performed by a single parent without gamete formation and fertilization। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ असेक्सुअल प्रोडक्शन। असेक्सुअल प्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें जितने भी रिप्रोडक्टिव स्टेप्स हैं, जितने भी रिप्रोडक्शन के लिए जितने भी स्टेप्स होते हैं, वो सारे के सारे स्टेप्स एक सिंगल पेरेंट, एक सिंगल बॉडी वहाँ पे परफॉर्म करती है विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। वहाँ पे किसी भी तरह का भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, और हेंस गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। ठीक है, एक यहाँ पे हमने एक चीज़ वहाँ पे असेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइम पे मैंने बताया था कि जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट के क्लोन होते हैं। अब यहाँ पे क्लोन क्या होता है? पहले के लेक्चर में बताया था, लेकिन कभी कभी क्लोन टर्म को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। तो क्लोन क्या होता है उसमें, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो क्लोन क्या है? द ऑर्गेनिज्म which are genetically मतलब जीन लेवल पे एंड मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली यानी उनका जीन का सीक्वेंस डीएनए आरएनए में कोई डिफरेंस ना हो उनके, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस में कोई डिफरेंस ना हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं आर नोन एज क्लोन, टर्म्ड एज क्लोन। उनको क्लोन कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पे इंश्योर करनी पड़ेगी अगर क्लोनिंग को देखना होगा। तो पहली बात उनका जेनेटिकली सेम होना चाहिए, और दूसरी बात वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होना चाहिए, मतलब जीन लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस उनके कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म या दूसरे के ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे का क्लोन कहा जाता है। जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं सब आपस में और अपने पेरेंट्स के क्लोन ही होते हैं, बिल्कुल जीन जेनेटिकली सिमिलर होते हैं और वहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अभी हम लोग को इसमें इस पोर्शन में आगे क्या डिस्कशन करना है? इस पोर्शन में आगे हम लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मेथड्स, अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। उन सारे मेथड्स को एक एक करके यहाँ पे हम लोग को डिस्कशन में लेना है। क्या क्या है वो मेथड, क्या है वो टाइप, यहाँ पे देखेंगे। पहला जो टाइप होता है वो
सेल एक सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को और टेक्निकल टर्म में फिजन भी कहते हैं। सेल डिवीजन को फिजन भी कहते हैं। फिजन सेल डिवीजन एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लिमिटेड होता है, बहुत कम ऑर्गेनिज्म होता है, लिमिटेड होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो जितने भी एक सिंगल सेल बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सारे के सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, मतलब सेल का फिजन होता है। फिजन मतलब टूटना, सेल डिवाइड होता है और एक सेल से जो नए दो नए सेल बनते हैं, वो दो नए सेल इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर डिटेल में दिखाया तो मान लो कि एक सिंगल सेल बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया कंप्लीटली आगे चल के डिवाइड होकर दो नए सेल का फॉर्मेशन करेगी, यानी कि दो नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करेगी। तो ये एक दो बैक्टीरिया थी, ये डिवाइड हुई, तो ये दो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया इसने। तो ये सेल डिवीजन खुद ही एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल मोड का, जिसको हम कहते हैं फिजन कहते हैं। ठीक है, फिजन के भी दो टाइप हैं। क्या क्या टाइप होते हैं फिजन के? दो टाइप अब कुछ पढ़ा होगा पहले के क्लासेस पे। फिजन का दो टाइप होता है, एक होता है बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। पहला होता है बाइनरी फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, ध्यान से समझिएगा बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन क्या होता है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पे बाइनरी फिजन को। सबसे पहले हम लेके चलते हैं बाइनरी फिजन कि क्या होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी का मतलब होता है टू, और फिजन का मतलब होता है डिवीजन। फिजन का मतलब होता है डिवीजन। जब कभी सेल डिवीजन या फिजन ऐसा रिप्रोडक्शन जब कभी हो यहाँ पे बाइनरी फिजन क्या होता है, यहाँ पे हम उसके डेफिनेशन को देखें तो बाइनरी फिजन फिजन का ही एक टाइप है। इट इज द फिजन, it is the fission in which organism divide itself into two parts which individually grow and mature into new offspring. क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बाइनरी फिजन में? हमको ये देखना है बाइनरी फिजन में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट्स हमको लेके कंसीडर करना है। पहली बात, बाइनरी फिजन एक फिजन है, मतलब एक सेल डिवीजन का टाइप है। बाइनरी फिजन इज द फिजन इन विच ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म क्या होना चाहिए? वो पहले ही फिजन है तो यूनिसेलुलर होंगे, ये हम लोग पहले अंडरस्टूड है हम लोग के पास, तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ऑर्गेनिज्म डिवाइड इटसेल्फ, ऑर्गेनिज्म अपने आप को डिवाइड करता है, खुद को होता है इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट में? टू पार्ट में, नॉट मोर देन टू पार्ट, दो पार्ट में ही डिवाइड करेगा। विच इंडिविजुअल, जो दो पार्ट नए प्रोड्यूस हुए हैं वो इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, ग्रो होंगे और मेच्योर होके नया ऑफस्प्रिंग, नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो ऐसे मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप लोगों ने वहाँ पे 10th क्लास में अमीबा में प्रोडक्शन पढ़ा होगा कि अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अमीबा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। उसमें यहाँ पे हम लोग एक बार फिगर वाइज देख लेंगे, बहुत कुछ देख यहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं लेके सही जरूरत है। पहला तो अमीबा है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप फिक्स नहीं होता,
अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता, ये अपने आप को अपने शेप को चेंज करती रहती है। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये छोटी सी बात है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इस पे कि अमीबा का शेप एंड साइज वेरिएबल क्यों है। वो सिर्फ इसलिए वेरिएबल है क्योंकि उसके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। एक अमीबा है और अमीबा में मान लो कि ये उसका एक न्यूक्लियस है, अमीबा एक सिंगल सेल है तो उसका न्यूक्लियस है। अभी अमीबा मैच्योर हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है मतलब ये रिप्रोडक्शन के काबिल हो चुकी है। ये हमको कैसे पता चलता है? ये पता चलता है n/c, एक रेशियो होता है n/c, जहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर वॉल्यूम, n रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियर वॉल्यूम, न्यूक्लियस का वॉल्यूम, और c रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, c रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। तो न्यूक्लियर वॉल्यूम और साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम n/c, ये एक रेशियो हम हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी के टाइम पे। जब ये रेशियो 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा हो जाता है या लगभग 1 के नियर अबाउट 1 या 1 से ज़्यादा का रेशियो जब हो जाता है, तो इस टाइम पे मान के चलते हैं कि जो अमीबा है वो अमीबा रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। तो फिर इस टाइम पे जैसे ये n/c रेशियो इंक्रीज होता है तो जैसे अमीबा मैच्योर होता है, सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस स्पिंडल शेप का बनता है और स्पिंडल शेप का बनने के बाद डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस 2 पार्ट में सबसे पहले डिवाइड होता है। अब वो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे कैसे डिवाइड होता है, कैसे क्या क्या होता है, वो आप 10th क्लास में पढ़ लोगे। यहाँ पे ब्रीफ इंट्रो दे रहे हैं हर एक चीज का, ताकि आपके दिमाग में बना रहे। तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड हुआ, पहला स्टेप ये हुआ मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इस स्टेप को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इस स्टेप को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि कैरियो का मतलब होता है कैरियन, क्योंकि कैरियन का मतलब होता है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो पहला जो स्टेप है, इस स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर रहा है, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसके बाद जैसे ही न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो जो इसका साइटोप्लाज्म है वो भी धीरे धीरे अपने आप को इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कंसंट्रेट करना स्टार्ट करते हैं और साइटोप्लाज्म भी 2 अलग अलग पार्ट से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और फाइनल लास्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म दोनों न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो भी डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे हमको 2 सेल, नए सेल यहाँ पे हमको दिखते हैं फॉर्म में, 2 नए सेल हमको फॉर्म में दिखते हैं और यही दोनों नए सेल न्यू अमीबा बन जाते हैं, न्यू अमीबा बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा एक हमारे रिप्रोडक्शन का टाइप है बाइंडर फिजन, जहाँ पे एक सेल यानी कि एक अमीबा 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रही है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ पे हम लेके चलते हैं और वो एग्जांपल हम लेके चलते हैं पैरामीशियम का। एक और एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं और इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं पैरामीशियम का। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कुछ इस तरह से सर्कल के शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे होता है जहाँ पे सीढ़ियाँ प्रेजेंट होती है बहुत सारी ऐसे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे 2 अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है। पहला स्टेप जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस का होता है, कैरियोकाइनेसिस का यानी कि सेल डिवीजन का। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस डिवीजन का। तो माइक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस दोनों डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होके 2 माइक्रो और 2 माइक्रो न्यूक्लियस होता है। ये माइक्रो न्यूक्लियस हो गए बड़े वाले न्यूक्लियस, ये छोटे वाले न्यूक्लियस बन गए। फिर क्या होता है कि इनमें हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। इनमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऐसे होता है, सॉरी ट्रांसफर डिवीजन, और ट्रांसफर डिवीजन होता है और फिर एक सेल के अंदर एक माइक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस, दूसरे सेल के अंदर एक माइक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस ऐसे आ जाते हैं और यहाँ पे नए पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंस के बेसिस पे पूछ लेता है।
इनिशियल में अमीबा में क्या होता है कि ये सेल का डिवीजन हो रहा है, यानी कि जो लास्ट का साइटोकाइनेसिस, लास्ट वाले स्टेप को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये जो लास्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस है, ये वाला स्टेप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हम कहीं से भी कर सकते हैं, किसी पार्ट से कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको पैरामीशियम में जब इसको कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस को दोनों पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। तो कभी भी ये नए नए वहाँ पे डिफरेंसेस हमको वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा बाइनरी फ्यूजन में। तो बाइनरी फ्यूजन का एक सिंपल सा यहाँ पे आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूजन इज मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल का मतलब होता है मेनी, मल्टीपल का मतलब मेनी, और फ्यूजन का मतलब होता है सेल डिवीजन। तो नाम से ही हमको यहाँ पे पता है कि पहले वाले बाइनरी फ्यूजन में एक बार सेल डिवीजन हो रहा था, लेकिन अभी यहाँ मल्टीपल टाइम, एक से ज़्यादा, मोर देन वन जो यहाँ पे फ्यूजन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल फ्यूजन को अलग कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। मल्टीपल फ्यूजन में जनरली ये मल्टीपल फ्यूजन होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। जैसे मान लो अमीबा है, अमीबा के लिए रिप्रोडक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंडीशन रिवर्स हो जाता है। जैसे मान ह्यूमन के लिए अभी कंडीशन रिवर्स है, लॉकडाउन लगा हुआ है और तो बाहर निकलने हमको ये डर है कि कहीं कोरोना ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए। तो ऐसे कभी मान लो कि रिवर्स कंडीशन अगर अमीबा में आता है कि उनको उनका हैबिटाट, नेक्स्ट हैबिटाट नहीं मिल पाता, या मान लो कोई और सिंगल सेल एनिमल है उनको नहीं मिल पाता, तो जनरली एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन वहाँ पे वो फॉर्म करते हैं। क्या मल्टीपल फ्यूजन का डेफिनेशन? इट इज टाइप ऑफ फ्यूजन in which organism reproduce more than two new offspring at a time। जब एक बार रिप्रोडक्शन हो और उस रिप्रोडक्शन में अगर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। ध्यान दीजिएगा आपकी ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म की संख्या दो से ज़्यादा होनी चाहिए। दो से ज़्यादा, अगर दो है तो वो बाइनरी फ्यूजन है, और एक होने का कोई चांस नहीं। तो दो से ज़्यादा अगर नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं तो, और एक टाइम, ऐसा नहीं कि दो प्रोड्यूस हो गया फिर कुछ दिन बाद दो प्रोड्यूस, तो बाइनरी फ्यूजन का केस हो जाएगा। तो एक टाइम पे दो से ज़्यादा अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऐसे फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। ये इसमें एक पॉइंट नोट करने वाला है कि मोस्टली मल्टीपल फ्यूजन अकर इन एडवर्स कंडीशन। जब कंडीशन अनफेवरेबल होता है, कंडीशन किसी ऑर्गेनिज्म के सुटेबल नहीं होता, तो ऐसे कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल अमीबा भी है, जो पहले वाले बाइनरी फ्यूजन में पड़ा था, पैरामीशियम भी है, ठीक है। तो पैरामीशियम हो या अमीबा हो, कभी कभी यहाँ पे एग्जाम्पल हम प्लाज्मोडियम, एक बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ये हमेशा चाहे फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन हो, हर बार ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो मल्टीपल फ्यूजन को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपके पास, आपके सामने दिख जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम फिगर वाइज इसको देखते हैं। जैसे मान लो कि एक ये प्लाज्मोडियम, ये अमीबा का एग्जाम्पल पहले वाले केस हो चुका है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है, जब ये इसका n/c रेशियो जो पहले वाले में बताया, ये n/c रेशियो रिप्रोडक्शन के सूटेबल जब हो जाता है, तो एक स्पेशल कोट, स्पेशल कवर का फॉर्मेशन होता है इसके सराउंडिंग में। स्पेशल कोट, स्पेशल कवर का फॉर्मेशन होता है इसके सराउंडिंग में, जिस कवर को हम सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिस्ट कहते हैं।
और सिस्ट के फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहते हैं। सिस्टेशन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन। सिस्ट के फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसिस्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो मान लो प्लाज्मोडियम में जब उसका NIC रेशियो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो बढ़ जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाता है, तो एक सिस्ट का फॉर्मेशन होता है उसके चारों तरफ, और सिस्ट को कंप्लीटली क्या करती है? कवर कर देती है। अब सिस्ट के प्रेजेंस से क्या क्या लाभ है? सिस्ट के प्रेजेंस से लाभ ये है, क्या प्रॉफिट ये है कि सिस्ट कंडीशन तो दूसरी बात क्या करेगा? होता है इंसिस्टेशन प्रोसेस के। ये जो सिस्ट होता है ये सिंपली 3 लेयर कवरिंग होता है। 3 लेयर कवरिंग होता है, 3 लेयर का कवर होता है, जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोडक्शन के टाइम पे बनता है। उसके फंक्शन मैंने आपको बता दी है। अब क्या हुआ कि एक बार इंसिस्टेशन हो जाता है, कवर का फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर से फिजन में हमने स्टार्टिंग में बायोलॉजी में देखा था कि सबसे पहले क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो मान लो कि ये पहला न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, तो जो सेल बना, नया सेल जो बनता है, वो नए सेल में, अभी जो नया सेल बना, ये बाहर का सिस्ट हो गया, 3 लेयर सिस्ट, 3 लेयर का सिस्ट है, ये 3 लेयर सिस्ट बाहर का हो गया सराउंडिंग का। उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो इंटेंगल्ड रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो सिस्ट के साथ अटैच्ड रहेगा, सेल वॉल दोनों के बीच में रहेगा। अभी क्या हो चुका है कि पहला सेल कैरियोकाइनेसिस के बाद 2 यहाँ पे हमको न्यूक्लियस का फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुका है, 2 न्यूक्लियस बन चुके हैं। फिर ये 2 न्यूक्लियस ग्रो करेंगे और फिर क्या होगा कि इनमें एक बार और यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन होगा। तो जैसे ही एक बार और न्यूक्लियस डिवीजन होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और हम यहाँ पे 4 अलग अलग न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है कि पहली बार सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, फिर पहला कैरियोकाइनेसिस, फिर दूसरा कैरियोकाइनेसिस, फिर तीसरा कैरियोकाइनेसिस, चौथा कैरियोकाइनेसिस, ऐसे स्टेजेस आते रहते हैं और न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब बहुत सारा न्यूक्लियस बन जाता है, तो न्यूक्लियस बनने के बाद यहाँ पे फिर क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक टाइम ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास 4 न्यूक्लियस थे। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म इन 4 न्यूक्लियस के सराउंडिंग ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल डिवीजन होता है सिस्ट के अंदर। सिस्ट अभी इनके चारों तरफ बना होता है, सिस्ट के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। और जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, सेल मेम्ब्रेन का डिवीजन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और डिवीजन होता है, 4 नए सेल बनते हैं। अब ये जो सेल हैं, ये सेल खुद को मैच्योर करते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आता है, अगर फेवरेबल कंडीशन में ये हो रहा होता है, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न आएगा, ये सिस्ट है, ये रैप्चर हो जाएगा। सिस्ट जो है वो फट जाएगा, वो रैप्चर होगा, टूट जाएगा, और यहाँ से जो हमारे स्पोर कह लें, या फिर इनको हम ये कह लें न्यू ऑफ स्प्रिंग कह लें, कि वो यहाँ से जैसे सिस्ट का रैप्चरिंग होता है, यहाँ से रिलीज होके और एटमॉस्फेयर में वो फ्री हो जाते हैं, तो नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सा यहाँ स्टेप्स अगर हम फॉलो करें, तो पहले इंसिस्टेशन हुआ, सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस हुआ, बहुत ढेर सारे न्यूक्लियस बने, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, फिर सिस्ट रैप्चर हुआ, और वहाँ से नए नए ऑस्ट्रेलिया रिलीज हो गए। तो ये है मल्टीपल फिजन, बाइंडरी फिजन और मल्टीपल फिजन। हमने दोनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पे कवर किया है। तो बाइंडरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। एक चीज और यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे कवर करके चलना है। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, इन दोनों मोनेरा प्रोटिस्टा किंगडम में सबसे फ्रिक्वेंट रिप्रोडक्शन का टाइप कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो अब यहाँ पे उन्होंने मोनेरा और प्रोटिस्टा नाम देके पूछा है, और मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सबसे कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है कौन सा होता है, फिजन होता है। तो चाहे मोनेरा प्रोटिस्टा है या फिर यूनिसेलुलर है, या फिर इन दोनों किंगडम में किसी को एग्जाम्पल को लेके चले, तो वहाँ पे हम लोग को ये देख के चलना है कि यूनिसेलुलर अगर हैं तो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वहाँ पे क्या होगा, फिजन होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। तो एक एक करके अभी आज फिजन कवर किया, कल हम लोग पढ़ेंगे बर्डिंग और रीजेनरेशन। ठीक है, तो और उसके बाद फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन पढ़ के फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू।